वेरी वेरी वार्म वेलकम टू स्टडी IQ। मेरा नाम है अमित किलोर और मैं आपके सामने इंटरनल सिक्योरिटी की इस सीरीज में आज भारत के जो लैंड बॉर्डर्स हैं उनके बारे में आपके साथ डिस्कस करूंगा। भारत की जो आंतरिक सुरक्षा है उसके लिए ज़रूरी है हमें यह समझना कि भारत का बॉर्डर, जो लैंड बॉर्डर जितने जिन जिन देशों से टच है, उन पे किस किस प्रकार के चैलेंजेस आते हैं, हम उनके बारे में पढ़ें और उस लैंड बॉर्डर्स के बारे में जाने भी कि वहां पर क्या क्या यूनिक सिचुएशंस एग्जिस्ट करती हैं। लेट्स बिगिन द क्लास टुडे। इस समय भारत का जो बॉर्डर है, आप बहुत आसानी से हम कुछ कुछ जानते हैं कि भारत टोटल पश्चिमी, उत्तरी और पूर्वी दिशा में देखा जाए तो टोटल हम 6 देशों के साथ लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं। हमारा बॉर्डर पश्चिम दिशा में पूरा का पूरा पाकिस्तान से घिरा हुआ है, जो कि अराउंड 3,500 किलोमीटर के करीब है। साथ ही साथ अफगानिस्तान के साथ भी 106 किलोमीटर का छोटा सा बॉर्डर शेयर करते हैं। परंतु क्योंकि ये बॉर्डर जो है वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में पड़ता है, तो प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए हमें उसे पढ़ना जरूरी नहीं होगा। इंडो चाइना का बॉर्डर 3,500 किलोमीटर का है। भारत और नेपाल का बॉर्डर 1751 किलोमीटर का है। इंडो बांग्लादेश बॉर्डर 4,096 किलोमीटर, जो कि बेसिकली सारे के सारे लैंड बॉर्डर में सबसे लंबा बॉर्डर है, इसके बारे में भी आज देखेंगे। इंडो म्यांमार बॉर्डर, जो कि भारत की 4 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के साथ टच होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। और एक भूटान के साथ जो हमारा सबसे शॉर्टेस्ट लैंड बॉर्डर है, यानी कि 700 किलोमीटर का, उसके बारे में भी देखेंगे। इसके साथ साथ हमारा जो कोस्ट लाइन है, 7,500 किलोमीटर की कोस्ट लाइन है, उसकी मेंटेनेंस और उसकी मैनेजमेंट भी हमारे इंटरनल सिक्योरिटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिगिन करते हुए सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारा सबसे बड़ा बॉर्डर किसके साथ शेयर होता है। द फर्स्ट वन इज ऑब्वियसली बांग्लादेश, 4,097 किलोमीटर। जब हम खुद मैप के हिसाब पर सोचने पे आते हैं तो अंदाजा लगाया जाता है कि शायद पाकिस्तान का सबसे ज्यादा लंबा हो सकता है या चाइना का सबसे ज्यादा लंबा हो सकता है, परंतु द लॉन्गेस्ट बॉर्डर दैट वी शेयर इज विद द बांग्लादेश। कल की हमने जो क्लास की थी, जहां पे हम भारत के डिफरेंट डिफरेंट सिक्योरिटी फोर्सेस के बारे में हमने पढ़ा था, वहां पे हमने जाना था कि बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों के दोनों जो बॉर्डर हैं, इनको बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस यानी कि BSF मैनेज करती है। हर एक भारत के जो सीमा है उसके ऊपर एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक सिक्योरिटी फोर्स, भारत की जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं या सेंट्रली आर्म्ड पुलिस फोर्सेस जिन्हें कहा जाता है, वो उनको गार्ड करती है, उनको मैनेज करती है। उसी की तरह चाइना का जो बॉर्डर है, बेसिकली उसको इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस और स्पेशल फ्रंटियर फोर्स बेसिकली उसको गार्ड करती है। ये अराउंड 3,500 किलोमीटर का बॉर्डर है, जो कि 3 हिस्सों में बटा हुआ है। सबसे पहले वाला वेस्टर्न, सेंट्रल और ईस्टर्न। उसके बाद नेपाल का जो बॉर्डर है 1,750 किलोमीटर का, भारत की 5 स्टेट से टच है, सशस्त्र सीमा बल के द्वारा गार्ड किया जाता है। म्यांमार का बॉर्डर, जो कि भारत की 4 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, और ये मैं स्पेसिफिकली जान कर बोल रहा हूं क्योंकि आपको ये प्रीलिम्स में या MCQ में किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये सवाल जरूर पूछा जाएगा कि कौन सा देश किस किस स्टेट के साथ बॉर्डर टच करता है। आप इस समय मैप पर यह भी देख सकते हैं कि भारत की 5 ऐसी स्टेट्स हैं जो किसी भी प्रकार का बॉर्डर नहीं रखती हैं। या तो कोई कोस्टल बॉर्डर होगा या कोई लैंड बॉर्डर होगा। सिर्फ 5 ऐसी स्टेट्स हैं जिसका किसी भी प्रकार से कोई भी बॉर्डर नहीं है। आते हैं उनके ऊपर। भूटान सिर्फ 700 किलोमीटर का बॉर्डर है, सशस्त्र सीमा बल के द्वारा गार्ड किया जाता है। म्यांमार जो है असम राइफल्स और इंडियन आर्मी के द्वारा गार्ड है। अफगानिस्तान बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स इसलिए लिखा गया है क्योंकि वहां पर बेसिकली पाकिस्तान के साथ ही उसको BSF भी माना जाता है, परंतु इन जनरल जो अफगानिस्तान का बॉर्डर है उस पर भारत की कोई सेना नहीं है, ना ही उसको भारत की कोई सेंट्रली आर्म्ड पुलिस फोर्सेस है। क्यों? क्योंकि फिजिकल टेरिटरी जो है उसकी वो इस समय पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में है। ठीक है, आप यहां पर देखिए 5 स्टेट कौन कौन सी है। सबसे पहले हो गई हरियाणा, नंबर 1। नंबर 2 हो गई मध्य प्रदेश। नंबर 3 हो गई झारखंड। नंबर 4 हो गई छत्तीसगढ़। और 5 हो गई दिल्ली। ये जो 5 स्टेट और एक यूनियन टेरिटरी है, स्टेट्स बेसिकली इसमें दिल्ली को स्टेट की तरह काउंट किया गया है कि ये किसी के साथ भी ना तो कोस्टल बॉर्डर शेयर करते हैं, यानी कि कंप्लीटली लैंड लॉक्ड, भारत की खुद की स्टेट्स के साथ ही लैंड लॉक्ड है। इसके अलावा हम आज ये भी देखेंगे कि कौन सा देश किस किस स्टेट्स के साथ बॉर्डर मेंटेन करता है, और ये बात हमारे MCQs के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये जानना। जैसे कि म्यांमार का जो इंटरनेशनल बॉर्डर है वो भारत की 4 स्टेट्स के साथ है।
चारों की चारों नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं। वो चारों की चारों कौन कौन सी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं ये आपको जानना जरूरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बॉर्डर के बारे में जनरल जानकारी के लिए, भारत का जो लैंड बॉर्डर है वो 15,000 किलोमीटर से भी ज्यादा का है, जिसमें पाकिस्तान 3,500, चाइना भी 3,500, 1,700 के करीब नेपाल, भूटान 700, म्यांमार भी 1,650 और बांग्लादेश मोटा मोटा 4100 किलोमीटर लंबा है। और ये जो जितना भी जो ये बॉर्डर है अलग अलग प्रकार के इकोलॉजिकल स्पेसिस से गुजरता है। जहां पर एक जगह पर हमारी जो आर्मी होती है डेजर्ट के अंदर गर्मी में खड़ी होती है, उसी सेम दिन पर वहीं पर अगर हम हिमालय में चले जाएं तो वहां पर -20 डिग्री टेम्परेचर हो रखा होता है। इसी दिन पे अगर आप वहां पर नॉर्थ ईस्ट में चले जाएंगे तो वहां पे एक रेन फॉरेस्ट का ट्रॉपिकल क्लाइमेट पाया जा सकता है। यानी कि जो बॉर्डर है वो अलग अलग डिफरेंट वाइड और वेरिड तरीके से है। नेपाल में जाएंगे तो वहां पर तराई रीजन में नदियां अपना बेड चेंज कर रही होंगी उसी दिन जहां पर थार डेजर्ट के अंदर 45 से 50 डिग्री तक का हॉट टेम्परेचर हो रखा है। इस बॉर्डर की मैनेजमेंट बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, बहुत ही डिफिकल्ट है। इसीलिए अब देखिए कि हमारा जो पाकिस्तान का जो बॉर्डर है उसके ऊपर बीएसएफ की कम से कम 609 पोस्ट हैं। बांग्लादेश के अंदर जो कि सबसे लंबा बॉर्डर है उस पर बीएसएफ की 802 पोस्ट हैं। म्यांमार जो कि असम राइफल के द्वारा मैंड है, 132 पोस्ट सशस्त्र सीमा बल की भूटान के ऊपर लगाई गई है। 1751 किलोमीटर पर नेपाल, सशस्त्र सीमा बल ने यहां पर भी 450 के करीब बॉर्डर पोस्ट लगाई गई हैं। और आईटीबीपी इंडियन तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस जो होती है वहां पर उन्होंने आर्मी और आईटीबीपी ने 150 से भी ज्यादा बॉर्डर पोस्ट लगाई गई है चाइना के बॉर्डर पर। इन सब के बारे में पढ़ेंगे आज। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर पर। इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर है वो टोटल 3 हिस्सों में बटा हुआ है, याद रखेंगे 3 में, एक सिंगल पे नहीं है। सबसे पहले तो जो ये ब्लू है, ये ब्लू आप शायद इस नाम को जानते हैं, इंटरनेशनल बॉर्डर है ये कम से कम 2300 किलोमीटर का। इसको कहा जाता है रेड क्लिफ लाइन। भारत और पाकिस्तान का जब विभाजन हुआ तो रेडक्लिफ नाम के एक ब्यूरोक्रेट थे, लॉयर थे वो, उनको इस बात का ओहदा दिया गया कि वो इस बॉर्डर को डिवाइड करेंगे। जो मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्री, मुस्लिम डोमिनेटेड जो स्टेट्स थे और जो हिंदू डोमिनेटेड जो मेजॉरिटी जो स्टेट्स थे उनको डिवाइड करना था भारत और पाकिस्तान के विभाजन पे। ये काम किया गया था रेडक्लिफ के द्वारा, रेडक्लिफ कमीशन के द्वारा। तो जो ये लाइन है जो कि भारत और पाकिस्तान का पश्चिमी इंटरनेशनल बॉर्डर डिसाइड करती है, इसको यहां तक कहा जाता है रेडक्लिफ लाइन। ठीक है, ये रेडक्लिफ लाइन होगी। इसके ऊपर जो ये आप येलो में देख रहे हैं इसको कहा जाता है लाइन ऑफ कंट्रोल। लाइन ऑफ कंट्रोल क्या है? हम दूसरी से तीसरी क्लास में इंटरनल सिक्योरिटी के हमने एक बार कश्मीर के इतिहास के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था। उसमें हमने ये देखा था कि जब कश्मीर ने भारत के साथ असेशन करने में थोड़ा सा समय दिखाया, थोड़ी सी हिचक दिखाई थी, तो पाकिस्तान की आर्मी ने अपने कुछ पश्तून ट्राइबल्स के साथ मिलकर कश्मीर के ऊपर अटैक कर दिया था। प्रेशर में आकर जो राजा हरि सिंह थे कश्मीर के, उन्होंने इंडिया के साथ असेशन का इंस्ट्रूमेंट साइन कर लिया। जब वो असेशन साइन हो गया, जब कश्मीर भारत के साथ जुड़ गया, इंटीग्रेट हो गया, तब इंडियन आर्मी ने जाकर वहां पर मदद की और जो पश्तून ट्राइबल्स थे और जो पाकिस्तानी आर्मी थी उसको वहां से खदेड़ बाहर फेंका। परंतु जब तक वो प्रोसेस पूरा होने से पहले ही माउंटबेटन की सलाह पर जवाहरलाल नेहरू ने जो कश्मीर का जो इशू था वो यूनाइटेड नेशंस के सामने रख दिया। यूनाइटेड नेशंस ने एक सीज फायर डिक्लेयर करा दी और वो जो सीज फायर डिक्लेयर हुई थी 70 साल पहले, 75 साल पहले, उसी लाइन को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। सीज फायर का मतलब ये था कि जो जहां है, स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट हो गया था, जो जहां है वो वहीं रुक जाए। तो जहां पर पाकिस्तानी आर्मी थी वहीं रुक गई, जहां पर भारतीय आर्मी थी वहीं रुक गई, और वो जो लाइन थी उसको लाइन ऑफ कंट्रोल कहा जाता है। यानी भारत और पाकिस्तान का जो सीमा है, जो बॉर्डर है, उसका एक पार्ट अराउंड एंड अराउंड 770 किलोमीटर के करीब लाइन ऑफ कंट्रोल का है। ये जो लाइन ऑफ कंट्रोल है, इसके परे कश्मीर का कुछ हिस्सा जिसको पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहा जाता है, पिछले 70 सालों से पाकिस्तान के एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर है। इसके साथ साथ पाकिस्तान और भारत के बॉर्डर में एक तीसरा और हिस्सा आता है, वेरी स्पेसिफिकली स्पीकिंग दिस वन, जहां पे सियाचिन ग्लेशियर जिसको कहा जाता है। आइए मैं इसको बहुत क्लियर एक बार थोड़ा और दिखाता हूं कि यह है क्या। देखिए, इसको कहा जाता है एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन। फिर दोबारा से देखेंगे, सियाचिन ग्लेशियर को यहां पे आप देख रहे हैं, और जो ये लाइन है, इस लाइन को कहा गया है एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन।
नंबर 3 नंबर 1 रेड क्लिफ लाइन और नंबर 2 लाइन ऑफ कंट्रोल। ठीक है, तो भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर के बारे में जब भी हम सोचेंगे तो हमें पता है कि वहां पर टोटल 3 स्पेसिफिक डिस्टिंक्शंस हैं। पश्चिमी जो बॉर्डर है जो कि थोड़ा सा क्लियर है, जिसके अंदर ज्यादा विवाद नहीं है, डिबेट नहीं है, जो कि रेड क्लिफ के द्वारा डिसाइड किया गया था, रेड क्लिफ कमीशन के द्वारा, उसको कहा जाता है रेड क्लिफ लाइन, सबसे पहला। दूसरा लाइन ऑफ कंट्रोल, जो कि बेसिकली यूनाइटेड नेशंस के इंटरवेंशन के बाद सीज फायर की बेसिस पर डिक्लेयर हुआ था। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो कि कश्मीर को 2 भागों में बांट देता है, एक तो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और बेसिकली जो कश्मीर इस समय भारत के एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर है। उसके साथ साथ सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर भी एक बेसिकली स्पेसिफिकली पार्ट है बॉर्डर का, जिसको कहा जाता है एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन। ठीक है, 3 डिफरेंट हेड्स पर। रेड क्लिफ लाइन 2308 किलोमीटर का है, गुजरात से लेकर जम्मू एंड कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट तक पहुंचता है। फिर उसके बाद लाइन ऑफ कंट्रोल, ये 776 किलोमीटर लंबी है, जो कि डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू, जिसमें राजौरी, पूंछ, बारामुल्ला, कुपवाड़ा, कारगिल और कुछ पोर्शन लेह के भी इंक्लूड होते हैं। और उसके बाद लास्ट में है एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन, जो कि 110 किलोमीटर की है। ये NJ 9842 से लेकर इंदिरा कोल इन नॉर्थ तक डिक्लेयर होती है। याद रखिए, भारत का जो सबसे ऊपरी हिस्सा है उसका नाम है इंदिरा कोल, सियाचिन ग्लेशियर पे बिल्कुल ऊपर पड़ता है, द टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया। अगर पूछा जाए कहीं पर MCQ में तो ये बात हम ध्यान रखेंगे। जो ये हिस्सा है इसको आप जानते हैं, अभी अभी बताया कि ये 2300 किलोमीटर लंबी जो लाइन है ये रेड क्लिफ लाइन के नाम से जानी जाती है। बांग्लादेश के साथ, जो कि पहले ईस्ट पाकिस्तान कहलाता था, ये जो लाइन है ये भी रेड क्लिफ कमीशन के द्वारा दी गई थी, हेंस इस लाइन को भी रेड क्लिफ लाइन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये पुराना आजादी का हिस्सा है, ये सारा का सारा इंडिया। इसके अंदर हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर तीनों के तीनों ग्रे में इसलिए दिखाए गए हैं क्योंकि जिस दिन ये अवार्ड दिया गया था, बाउंड्री कमीशन का जो अवार्ड दिया गया था, ये दिया था 17 अगस्त को। याद रखिए, भारत आजाद होता है 15 अगस्त को। 2 दिन के बाद भारतीयों को और पाकिस्तानियों को दिया गया था कि कौन कौन सी बाउंड्री कहां पर लगी गई है, उनके बॉर्डर की जो बाउंड्री कहां पर है। 17 अगस्त 1947 को रेड क्लिफ लाइन खींची गई थी, मतलब ऑफिशियली खींची गई थी। खींची तो पहले एक हफ्ते, उससे पहले एक हफ्ते पहले डिसाइड कर दिया गया होगा, लेकिन हाँ, भारतीयों को जो दिया गया वो 17 अगस्त को दिया गया था। तब तक अगस्त तक हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर सिर्फ 3 ऐसी प्रिंसली स्टेट्स थी जो कि बेसिकली दोनों ना पाकिस्तान के साथ इंटीग्रेट थी, ना बेसिकली भारत के साथ इंटीग्रेट थी। हैदराबाद और जूनागढ़ फिर रिसेंटली आने वाले महीनों में इंटीग्रेट हो गई थी भारत के साथ। और कश्मीर की कहानी तो आप पूरी की तरह हम डिस्कस ही कर चुके हैं इंटरनल सिक्योरिटी वाले लेक्चर्स में। अगर उसके बारे में हो तो आप डेफिनेटली जम्मू एंड कश्मीर मिलिटेंसी वाला जो लेक्चर है उसको जरूर देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसके साथ साथ पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ एक और जो अनकॉमन सा, जिसके बारे में ज्यादा लोग नहीं जानते, एक डिस्प्यूट है सर क्रीक का। गुजरात के साथ जो पाकिस्तान का बॉर्डर टच होता है वहां पर एक डिस्प्यूट है सर क्रीक पर। इसको जरा ध्यान से देखिए, अगर ये इस समय विजिबल है आपको तो देखिए, रन ऑफ कच्छ में 2 लाइनें हैं। जो ये पर्पल लाइन है, पाकिस्तान कहता है कि जो पाकिस्तान का बॉर्डर है इस पर्पल लाइन के ऊपर होनी चाहिए, और जो ये रेड लाइन है ये भारत का है कि बेसिकली अगर इस सर क्रीक की कोई बाउंड्री लाइन है तो इस रेड वाली, रेड डॉटेड लाइन के ऊपर से गुजरनी चाहिए। ऊपर आप देख सकते हैं कि बाउंड्री डिफाइंड बाय द ट्राइब्यूनल अवार्ड ऑफ 1968, ये जो थोड़ा सा पूरा का पूरा एरिया था ये बेसिकली एक प्रकार से डिस्प्यूटेड बॉर्डर था, परंतु 1968 के एक बाउंड्री ट्राइब्यूनल के द्वारा यह डिसाइड किया और बिल्कुल एकदम 90 डिग्री पर यह लाइन खींची हुई है। परंतु सर क्रीक का जो एरिया है उस पर डेफिनेटली अभी तक डिबेट रहा है। फरवरी 1988 में इंडिया पाकिस्तान ट्राइब्यूनल ऑन कच्छ बॉर्डर ने अवार्ड दिया था, जिससे 90% ऑफ इंडिया के क्लेम को अपहोल्ड किया गया था, परंतु उसमें सर क्रीक का डिवीजन नहीं किया गया था जो अभी तक बचा हुआ है। तो याद रखेंगे कि भारत और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है वो 3 हिस्सों में बटा हुआ है। सबसे पहला रेड क्लिफ लाइन, नंबर 1, नंबर 2 लाइन ऑफ कंट्रोल, और नंबर 3 एक्चुअल पोजीशन लाइन वाली, जो कि मैंने आपको बताया अभी सियाचिन ग्लेशियर पर होती है। इसके अलावा सर क्रीक, जो कि रन ऑफ कच्छ में एक डिस्प्यूटेड एरिया है जिसपे अभी तक
एग्जैक्ट डिसीजन नहीं पहुंचा गया है और अभी भी पाकिस्तान और भारत के बीच में इस सीमा पर विवाद है कि वो सीमा कहां से खींचनी चाहिए। वो आप इसको देख के पहचान सकते हैं कि 1968 का जो बाउंड्री ट्राइब्यूनल था उस पर यह डिसीजन तो ले लिया गया था, ये तो क्लियर लाइन खींची हुई है, बिल्कुल बहुत ही क्लियर, परंतु इस पर डिसीजन अभी तक नहीं किया गया है। ये हो गए हमारे भारत और पाकिस्तान के बीच के जो बॉर्डर की मोर और लेस डेफिनेशन थी। अब आ जाते हैं इंडिया और चाइना के बॉर्डर पर। ठीक है, सबके बॉर्डर को एक एक बार देख लेते हैं, कहां कहां से बॉर्डर है, क्या क्या है। इंडिया और चाइना के बॉर्डर पर देखते हैं। ये वाली लाइन हम जानते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल LOC होगी। यहां पर हमारा सियाचिन ग्लेशियर हो गया और इसी सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर एक एरिया जो कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में था, ये चाइना को दे दिया गया पाकिस्तान के द्वारा। कुछ एरिया जिसको अक्साई चिन के नाम से जाना जाता है, अक्साई चिन, ये एरिया चाइना ने कब्जे में ले लिया था 1962 की लड़ाई में। ये अभी भी इंडिया के द्वारा क्लेम किया जाता है। यहां पर भी कुछ डिस्प्यूटेड एरियाज हैं, उत्तराखंड में भी कुछ डिस्प्यूटेड एरियाज हैं। ये हो गया हमारा वेस्टर्न बॉर्डर ऑफ चाइना, जिस पर कई सारे डिस्प्यूट है वेस्टर्न बॉर्डर पर। उसके बाद मिडल बॉर्डर पर, ये मिडल बॉर्डर मोर और लेस देयर हैज बीन नो डिस्प्यूट्स अबाउट इट। एंड अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत को जो लाइन डिफरेंशिएट करती है उसको कहा जाता है मैकमोहन लाइन। मैकमोहन लाइन याद रखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच में है रेड क्लिफ और भारत और चाइना के बीच में है अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत के बीच में है मैकमोहन लाइन। चाइना का मानना है कि यह मैकमोहन लाइन बिल्कुल गलत है। चाइना क्लेम करता है कि पूरा का पूरा अरुणाचल प्रदेश जो है, होल अरुणाचल प्रदेश, द होल इंडियन स्टेट, द मोस्ट पार्ट 90% ऑफ द अरुणाचल प्रदेश बिलोंग्स टू चाइना। मैकमोहन लाइन इज अ वेरी डिस्प्यूटेड बॉर्डर अकॉर्डिंग टू चाइना और पूरे के पूरे यहां पर देखिए इतना उनका क्लेम है कि पूरा अरुणाचल प्रदेश बेसिकली चाइना को दे दिया जाए। चलिए देखते बात करते हैं। 4056 किलोमीटर लॉन्ग जो बॉर्डर है वो 5 इंडियन स्टेट्स को कवर करता है। सबसे पहले जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। जैसा कि मैंने पहले स्टार्ट में बताया था क्लास के, MCQ में यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चाइना का जो बॉर्डर है भारत की कौन कौन से राज्य से टच होता है। सबसे पहले जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, ये तीनों के तीनों पश्चिम दिशा में हो गए बॉर्डर के, वैसे भारत के उत्तर में परंतु चाइना के पश्चिम में। सिक्किम जो कि बीच में होगा और उसके बाद एक अरुणाचल प्रदेश। चाइनीज साइड पे लाइन बेसिकली तिब्बत ऑटोनोमस रीजन को कंट्रोल करती है। ठीक है, जितना भी ये डिमार्केशन है ये एक इनफॉर्मल सीज फायर लाइन पे बनी हुई है जो भारत और चाइना के बीच में 1962 के कॉन्फ्लिक्ट के बाद हुआ था। 1993 में जो ये लाइन है इसको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का नाम दिया गया। भारत और पाकिस्तान के बीच में जो कश्मीर को दो हिस्सों में बांटती है जो लाइन, उसको कहते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल। वहीं पर 1962 की लड़ाई के बाद जब चाइना ने अक्साई चिन का हिस्सा अपने कब्जे में ले लिया था, 1993 के एक बाउंड्री एग्रीमेंट के बीच में जो अक्साई चिन का उनका हिस्सा है, इस लाइन को जहां तक चाइना इस समय कंट्रोल करता है, इसको नाम दिया गया लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। लाइन ऑफ कंट्रोल पाकिस्तान की पश्चिम दिशा में और पूर्व दिशा के कश्मीर के पूर्व दिशा में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो कि चाइना और भारत के बीच का बॉर्डर इस समय डिसाइड करती है। चाइना कम से कम 38,000 स्क्वायर किलोमीटर भारतीय टेरिटरी को कंट्रोल करता है जम्मू एंड कश्मीर में, जिसका नाम है अक्साई चिन। इसके साथ साथ चाइना पाकिस्तान बाउंड्री एग्रीमेंट ऑफ 1963, पाकिस्तान सीडेड 5,000 स्क्वायर किलोमीटर। यहां पे देखिए, हम दोबारा एक बार पहले देख ही चुके हैं, 1963 में पाकिस्तान और चाइना के बीच में एक बाउंड्री एग्रीमेंट हुआ और यह 5,000 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया था जो कि भारत के द्वारा क्लेम किया जाता है, यह पाकिस्तान ने चाइना को गिफ्ट कर दिया। दोस्ती बढ़ानी थी भाई। चाइना ऑल्सो क्लेम्स 90,000 स्क्वायर किलोमीटर्स ऑफ इंडियन टेरिटरी इन अरुणाचल प्रदेश एंड अबाउट 2,000 स्क्वायर किलोमीटर इन मिडिल सेक्टर ऑफ इंडिया चाइना बाउंड्री। बीजिंग ने कहा है, बीजिंग अर्थात कि चाइना की गवर्नमेंट ने कहा है कि वो अरुणाचल प्रदेश को रिकॉग्नाइज नहीं करते एज ए स्टेट ऑफ इंडिया एंड द होल अरुणाचल प्रदेश बिलोंग्स टू चाइना। चलिए क्या बात करते हैं, अब आ जाते हैं भारत के सबसे लंबे बॉर्डर पर। भारत का जो सबसे लंबा बॉर्डर है वो है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। बांग्लादेश के साथ 5 हमारी स्टेट्स टच करती हैं। कमिंग टू दिस, फर्स्ट वन इज वेस्ट बंगाल, नंबर 2 इज आसाम, नंबर 3 इज मेघालय, नंबर 4 इज त्रिपुरा एंड नंबर 4 इज मिजोरम। मिजोरम बांग्लादेश के साथ भी बॉर्डर इंटरनेशनल टच करता है और साथ ही साथ म्यांमार के साथ भी करता है।
बहुत कम स्टेट्स हैं जो दो दो इंटरनेशनल बॉर्डर, दो दो कंट्रीज के साथ इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करती हैं। सबसे पहले तो एक तो हो गई मिजोरम, और दूसरी इजी टू फाइंड आउट, जम्मू एंड कश्मीर, बहुत ही आसान है, बांग्लादेश। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं, बांग्लादेश में क्या क्या इशू है। लॉन्गेस्ट बॉर्डर है 4096 किलोमीटर का इंडियन स्टेट वेस्ट बंगाल के साथ, वेस्ट में, नॉर्थ में असम के साथ और मेघालय, और नॉर्थ ईस्ट में त्रिपुरा के साथ, और मिजोरम सबसे पूर्व दिशा में मिजोरम के साथ। एक कनक्लेव इशू है बांग्लादेश के साथ बॉर्डर का, जो कि सॉल्व हो चुका है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। बांग्लादेश के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इलीगल माइग्रेशन की। जो ये बॉर्डर है इतना लंबा है, इतना पोरस है, जिससे इलीगल माइग्रेशन का कई सारा इशू रहता है, जहां पर दोनों पुश और पुल फैक्टर्स काम करते हैं। भाई पुश फैक्टर का क्या मतलब होता है? जो उनको पुश करता है इलीगल माइग्रेशन के लिए, यानी कि जो बांग्लादेश के अंदर जो फैक्टर है, जैसे कि पॉवर्टी हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, इंसर्जेंसी हो गया, अलग अलग प्रकार के सिविल अपहील हो गए। और दूसरा होता है पुल फैक्टर, जो उनको अपनी तरफ खींचता है, यानी खींचने वाला जो फैक्टर हो गया वो भारत के अंदर होगा। एम्प्लॉयमेंट की अवेलेबिलिटी, अपॉर्चुनिटीज, मेडिकल केयर और एजुकेशन, जिसकी वजह से एक लार्ज नंबर ऑफ फ्रॉम लास्ट 30-40 ईयर्स, जब से बांग्लादेश एक आजाद देश बना है, भारत के अंदर इलीगल माइग्रेशन हुई है। असम और वेस्ट बंगाल दोनों, जो कि बेसिकली मेन राज्य हैं जो उनके साथ बॉर्डर टच करते हैं। इस पोरोसिटी की वजह से जो इंडियन इंसर्जेंट्स हैं वो भी कई बार बांग्लादेश भाग जाते हैं और दूसरे नेबरिंग कंट्री में, बांग्लादेश से म्यांमार में जाकर असाइलम ले लेते हैं। ये एक मेजर प्रॉब्लम्स है बांग्लादेश के साथ, हमारे बॉर्डर्स के साथ। इसके साथ साथ बांग्लादेश और भारत के साथ एक कनक्लेव इशू भी था। कनक्लेव क्या होता है? कनक्लेव ऐसी टेरिटरी होती है जो दूसरे किसी देश की टेरिटरी में हो। तो जैसे सपोज कीजिए ये बांग्लादेश है और यहां पर कोई टेरिटरी हो जो कि पूरी की पूरी बांग्लादेश से घिरी हुई है परंतु भारत की टेरिटरी हो, तो यानी वो भारत का कनक्लेव हो गया। ऐसी इंटरनेशनल टेरिटरी जो किसी दूसरे देश के अंदर हो, उसको किसी देश के कनक्लेव कहा जाएंगे। तो जो बांग्लादेश की टेरिटरी अगर भारत के अंदर है तो उसको बांग्लादेश का कनक्लेव कहा जाएगा, और अगर भारत की कोई टेरिटरी बांग्लादेश के अंदर है तो उसको भारत का कनक्लेव कहा जाएगा। इस प्रकार से टोटल कुछ कॉन्क्लेव्स थे 111 भारत के और अराउंड एंड अराउंड 56 बांग्लादेश के, जो कि एक दूसरे की टेरिटरी में आते थे। ये इशू रिसेंटली अभी अभी सॉल्व कर दिया गया है। इंडिया में 111 एनक्लेव थे जिसको बांग्लादेश क्लेम करता था। बांग्लादेश में 51 एनक्लेव थे जिसको बेसिकली भारत क्लेम करता था। एक एनक्लेव या इनको चिट महल भी कहा जाता है। चिट महल इज ए पीस ऑफ लैंड हेल्ड बाय वन कंट्री बट लाइंग इन द टेरिटरी ऑफ अनदर, यानी कि पीस ऑफ लैंड जो कि है हमारा परंतु दूसरे लैंड की टेरिटरी में किया जाता था। अब इसका कर लिया गया स्वैप। तो आप सोच के देखिए कि कितनी बड़ी प्रॉब्लम होगी। यहां पर बांग्लादेश है, यहां पर एक कनक्लेव होगा 3-4 एकड़ का जो कि भारत की टेरिटरी थी परंतु बांग्लादेश के अंदर थी। उसी प्रकार से यहां पर 4 एकड़ का एक बांग्लादेश का था। इस प्रकार से जो क्लेव थे इसको एक कॉन्क्लेव स्वैप अग्रीमेंट हुआ। 2015 में ये एग्रीमेंट हुआ है स्वैप। जहां पे इतनी लंबी बाउंड्री थी उसकी वजह से असम, मेघालय, त्रिपुरा और वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और वेस्ट बंगाल, यानी कि मिजोरम इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं था परंतु जो बाकी 4 स्टेट्स थी वो इंक्लूडेड थी। जो कनक्लेव भारत के अंदर आते थे उन्होंने हमने उनको स्वैप कर लिया इंडिया के साथ। The swapping would result in West Bengal losing 10,000 एकड़. West Bengal will bear the additional burden of rehabilitating those coming to the state from Indian enclaves. और इसके लिए 3,000 करोड़ का एक पैकेज भी बेसिकली उसके लिए डिक्लेयर कर दिया गया। अब देखो बिल्कुल अलग एग्जैक्ट सेम तो है नहीं। 11 जो ये 111 एनक्लेव हैं ये 17,000 एकड़ के हैं और जो 51 एनक्लेव है ये 7,000 एकड़ के हैं। तो जब ये स्वैपिंग होगी तो बिल्कुल एग्जैक्ट लैंड स्वैपिंग तो पॉसिबल नहीं था। तो उसको मैनेज करने के लिए थोड़ी सी जो सेंटर की तरफ से कॉम्पनसेशन थी 3,000 करोड़ की, वो वेस्ट बंगाल को दी गई क्योंकि वेस्ट बंगाल इस अग्रीमेंट के द्वारा कम से कम 10,000 एकड़ की लैंड बांग्लादेश को उन्होंने देनी पड़ी थी। 2015 में ये एग्रीमेंट साइन हुआ और इस समय भारत और बांग्लादेश के बीच में जो डिस्प्यूट था, सीमा डिस्प्यूट था, सीमा विवाद था, वो इस अग्रीमेंट के बाद खत्म हो चुका है। हाँ, द पोरोसिटी और जो इलीगल इमिग्रेंट्स वहां से आते हैं और जो वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट्स हैं वो बांग्लादेश के साथ अभी भी सीमा विवाद में बने हुए हैं। चलिए इसके बाद आ जाते हैं भारत के साथ जो इंडिया नेपाल बॉर्डर है। इंडिया और नेपाल काफी फ्रेंडली रिलेशंस पे रहे हैं। मोर और लेस एक भारत के एक सेकेंडरी राज्य की तरह आप नेपाल को मान सकते हैं। भूटान के साथ भी ऐसा ही है। नेपाल भारत की 5 स्टेट से या फिर बेसिकली 5 स्टेट से टच है। नंबर 1 उत्तराखंड, नंबर 2 उत्तर प्रदेश, नंबर 3 बिहार, नंबर 4 बांग्लादेश और 5वीं सिक्किम।
ठीक है, आइए इसके बारे में देखते हैं। और बहुत ही पोरस बॉर्डर यहां पे, तो क्योंकि 1949 में भारत और नेपाल ने एक इंडिया नेपाल फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन कर ली थी, जिसकी वजह से नेपाल के बड़े सारे से लोगों को भारत के अंदर ऑलमोस्ट सिटीजनशिप का एक दर्जा दिया गया है और उनको कई सारे बेनिफिट्स भी मिलते हैं। फ्री मूवमेंट होती है इस बॉर्डर पर। नेपाल का जो कि बेसिकली 1.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है और जहां पर 3 करोड़ की पॉपुलेशन है, कम से कम 1800 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है 5 इंडियन स्टेट्स के साथ, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के साथ। नॉर्थ में अगर देखा जाए तो यह तिब्बत ऑटोनोमस रीजन से जुड़ा हुआ है। इंडिया नेपाल की ट्रीटी थी पीस और फ्रेंडशिप की 1950 में, जिसकी वजह से हमारे देशों के जो रिलेशंस हैं पिछले 70 सालों में हमेशा फ्रेंडली रहे हैं नेपाल के साथ, मोर और लेस। अभी इस समय रिसेंटली कुछ बदलाव आए हैं काला पानी डिस्प्यूट की वजह से, हम इस डिस्प्यूट के बारे में अभी देखते हैं। नेपाली सिटीजन्स को कई प्रकार के एडवांटेजेस हैं भारत में, उनको फैसिलिटीज और अपॉर्चुनिटी मिलते हैं। इस समय 60 लाख से भी ज्यादा नेपाली सिटीजन्स भारत के अंदर रहते हैं और काम करते हैं। नेपाल का बॉर्डर सशस्त्र सीमा बल के द्वारा गार्ड किया जाता है। हाँ, रिसेंटली लास्ट ईयर चाइना के दबाव में नेपाल और भारत के सीमा पर एक नया विवाद आया था, जिसको काला पानी विवाद के नाम से जाना जाता है। काला पानी विवाद, यहां पर नेपाल का बॉर्डर देखिए और ये उत्तराखंड है, ठीक है। इसके अंदर जो ये एरिया है, इसको डिस्प्यूट में डाल दिया गया था। भारत ने एक मैप जारी किया अपने गजेट में, जिसके अंदर काला पानी जो पूरा का पूरा एरिया, आप डिस्प्यूटेड एरिया देख रहे हैं, वो उस मैप में भारत का बॉर्डर दिखाया गया था। इसी के अगेंस्ट नवंबर में नेपाल ने खुद अपने पार्लियामेंट में एक दूसरा अपना नेपाल का नक्शा जारी किया, जिसमें ये डिस्प्यूटेड बॉर्डर को नेपाल में दिखा दिया गया। ये डिस्प्यूट अभी फॉर नाउ, अभी आपने रिसेंटली न्यूज में पढ़ा होगा कि ओली क्योंकि अब उन्हें वैक्सीन की जरूरत है, तो शायद भारत के साथ दोबारा से अच्छे रिश्ते सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। परंतु इस समय यह विवाद एक बना हुआ है। इसका सॉल्यूशन मोर और लेस डिप्लोमेटिक तरीके से निकलेगा, क्योंकि नेपाल के साथ हमारी ज्यादा लड़ाई जनरली रही नहीं है और फ्रेंडली रिलेशंस पे रहे हैं। प्रॉब्लम क्या होती है कि क्योंकि हमारा और नेपाल का जो एरिया है वो हिमालयन में पाया जाता है, तो हिमालयन जो रिवर्स हैं, स्पेसिफिकली काला पानी रिवर और जो सिस्ता रिवर है, ये बेसिकली अपना जो कोर्स होती है वो रेगुलरली शिफ्ट करती रहती है। रेगुलरली शिफ्ट एज इन की 2, 3, 4, 5 साल के अंदर शिफ्ट होती रहती है, जिसकी वजह से एग्जैक्ट बाउंड्री बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इंडीड कई जगहों पर नदियां ही जो होती हैं वो उसको बाउंड्री का काम करती है। अब सपोज कीजिए काला पानी नदी ये है, तो यहां नेपाल हो गया और यहां पर भारत हो गया। 3, 4, 5, 6, 7, 8 साल के बाद यंग नदियां हैं और वो बेसिकली हिमालय में कई बार अपना कोर्स भी चेंज करती रहती है। यही नदी सपोज कीजिए इधर आ गई, किसी समय इधर आ गई, तो बीच का जो ये एरिया है ये पूरा का पूरा डिस्प्यूटेड एरिया में बदल जाता है। भारत और नेपाल के बीच में ये इशू हो जाता है कि ये बेसिकली जो होल एरिया है या जो नदियों के शिफ्ट होने से हुआ है, ये बेसिकली किसका होगा। काला पानी एक इसी प्रकार का विवाद है जो कि नदियों के शिफ्ट होने की वजह से आ गया है। ओपन बॉर्डर की वजह से कई टेररिस्ट और इंसर्जेंट्स रेगुलरली इनके अंदर पोरसली यहां से एक भारत के अंदर घुसने और भारत से बाहर भागने की भी कोशिश करते रहते हैं। सिख और कश्मीरी एक्सट्रीमिस्ट भारत में आए हैं नेपाल के द्वारा। उल्फा, एनडीबी, केएलओ जो कि नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने भी कई बार इस ओपन बॉर्डर को मिसयूज किया है। पहले कई बार यह भी हो जाता था कि जो माओइस्ट नेपाल में जो माओइस्ट थे, जब उनको नेपाली पुलिस उनको पीछा करती थी तो वो चुपचाप से भारत में घुस जाते थे। जब भारत के जो नक्सलिस्ट थे उनका पीछा किया जाता था, वो नेपाल में घुस जाते थे, क्योंकि बॉर्डर इन जनरल ओपन रहता है। ठीक है, कई हार्डकोर क्रिमिनल भी बेसिकली चले जाते हैं। आईएसआई, लिट्टी और अदर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैव आल्सो यूज्ड नेपाल एज ए ट्रांजिट रूट। आपने पुरानी क्लासेस में जो हमारे इंडियन इंटरनल सिक्योरिटी के लेक्चर्स थे उसमें यह भी देखा होगा कि जब 2001 में भारत की इंडियन एयरलाइंस की एक हवाई जहाज को जब हाईजैक कर लिया गया था, उसमें वो जो जहाज थी वो बेसिकली काठमांडू से उड़ के दिल्ली की तरफ जा रही थी, उसको फिर हाईजैक करके कंधार ले जाया गया। अगेन ये आप देख सकते हैं कि बेसिकली कई सारे जो आतंकवादी ग्रुप्स हैं वो नेपाल का यूज करते हैं एज ए ट्रांजिट टू इंडिया, या फिर यहां से भागने का भी उनको तरीका मिल जाता है नेपाल के द्वारा। ये हमारे नेपाल और भारत के बॉर्डर्स के कुछ मेजर इश्यूज हैं। अब आ जाते हैं इंडो म्यांमार बॉर्डर पर, जिसके बारे में हम सबसे कम जानते हैं। राइट, नॉर्थ ईस्ट के बारे में जानकारी कम रखना बहुत मुश्किल पड़ेगा अगर हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के टीचर्स जानते हैं कि यहां पे सिंपल क्वेश्चंस भी यूजुअली बच्चे नहीं आंसर कर पाते हैं। इस
स्लाइड से हमें सिर्फ ये इंफॉर्मेशन लेनी है, याद रखनी है कि म्यांमार का जो इंटरनेशनल बॉर्डर है वो भारत की कौन कौन सी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से टच है। 4 है। सबसे पहले हो गया अरुणाचल प्रदेश, नंबर 1, नंबर 2 हो गया नागालैंड, और नंबर 3 हो गया मणिपुर, और नंबर 4 हो गया मिजोरम। ANMM, अनमम। ठीक है, 4 ही स्टेट्स हैं जो कि म्यांमार के साथ इंटरनेशनल बॉर्डर स्टार्ट करती हैं। 1967 की एक बाउंड्री एग्रीमेंट से यह बॉर्डर डिसाइड किया गया था। अब इन बॉर्डर के बीच में यह सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स बॉर्डर है भारत का म्यांमार के साथ। क्यों? क्योंकि किसी भी प्रकार का कोई भी फिजिकल बैरियर एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, यूजुअली पाकिस्तान के साथ जो है या बांग्लादेश के साथ जो है वहां पर कई प्रकार के फेंसेस लगे हुए हैं या नदियां कई बार एक दूसरे को करती है। इस पर कोई फिजिकल बैरियर नहीं है, ना ही फेंसेस है, ना ही कोई ज्यादा आउटपोस्ट भी नहीं है, बहुत कम आउटपोस्ट है, 1-2 होंगी। और दोनों म्यांमार और जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं उनमें कई प्रकार के एथनिक टाइज हैं। नागाज, कुकीज, चिन, जो यहाँ की ट्राइब्स जहां पर रहते हैं नॉर्थ ईस्ट में, इन्हीं के एथनिक टाइज यानी उनके पुराने दादा, चाचा, नाना, मामा म्यांमार में बेसिकली किसी ट्राइब में पाए जाते हैं। यानी जो ये बॉर्डर है, पॉलिटिकल बॉर्डर तो है परंतु रिश्ते बेसिकली इस बॉर्डर को नहीं मानते हैं। इस वजह से कई बार इन बॉर्डर के बीच में ट्रेवल करना बहुत आसान हो जाता है। देखिए, एक और रीजन है कि ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं आंतरिक सुरक्षा में, कि जो हमारा नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर है वो बेसिकली गोल्डन ट्रायंगल के पास पड़ता है। गोल्डन ट्रायंगल एक विश्व का सबसे बड़ा ड्रग्स उगाने वाला एरिया माना जाता है, जिसमें कहा जाता है म्यांमार, लाओस और थाईलैंड को इंक्लूड किया जाता है। ये जो गोल्डन ट्रायंगल है उसकी वजह से इलीगल फ्लो ऑफ ड्रग्स बेसिकली भारत में अनरिस्ट्रिक्टेड आते हैं। आर्म्स की स्मगलिंग होती है, हथियारों की स्मगलिंग होती है, प्रीशियस स्टोन्स जैसे हीरे, मोती, जवाहरात भी यहां पर किए जाते हैं, और चाइनीज मेड कंज्यूमर आइटम भी भारत में इलीगली आ जाते हैं। रेड सैंडर्स, एम्फिटामिन टाइप स्टिमुलेंट्स, ATS यानी कि एक ड्रग टाइप का होता है, एम्फिटामिन एक ड्रग होता है, ग्रोसरी, बाइसिकल पार्ट्स भी भारत में आते हैं। और इसी बॉर्डर पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी बहुत ही ज्यादा रैम्पेंट है, क्योंकि देखा वहां पर ना तो बॉर्डर आउटपोस्ट बहुत ज्यादा है और ऊपर से बेसिकली कोई फिजिकल बैरियर भी नहीं है और कंप्लीटली रेन फॉरेस्ट है, यानी कि उसको मैन करना वैसे ही बहुत ही मुश्किल है। इसके साथ साथ एक और बड़ी मजेदार प्रॉब्लम है यहां पर कि भारत और म्यांमार के बीच में फ्री मूवमेंट रिजीम चलता है। फ्री मूवमेंट रिजीम, MCQ और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की नजर से इसे याद रखेंगे। फ्री मूवमेंट रिजीम का मतलब है कि भारत की जो भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स म्यांमार के साथ बॉर्डर शेयर करती है वो एक दूसरे के एरिया में 16 किलोमीटर तक बिना किसी वीजा के जा सकती है। यानी कि मणिपुर से आप 16 किलोमीटर तक म्यांमार में जा सकते हैं बिना किसी वीजा के, और म्यांमार से भारत के अंदर आया जा सकता है 16 किलोमीटर तक बिना किसी वीजा के अंदर। यह प्रोविजन बेसिकली, क्योंकि दोनों कंट्रीज के बीच में अलग अलग प्रकार की ट्राइबल कम्युनिटीज हैं जिनके पुराने कई सदियों के बड़े रिश्ते हैं, उनको मेंटेन करने के लिए ये 16 किलोमीटर तक का जो ये विदाउट एनी पासपोर्ट या विदाउट एनी वीजा फ्री मूवमेंट रिजीम बना गया। परंतु इसकी वजह से स्मगलिंग को बहुत ज्यादा मदद मिली है बर्मा और इंडिया के बीच में। इंडिया इस क्रॉस बॉर्डर क्राइम को, जिसमें गुड्स हैं, आर्म्स भी हैं, अम्यूनिशन भी है, काउंटरफीट इंडियन करेंसी भी है, इसको रोकने के लिए आसाम राइफल को यहां पर डिप्लॉय करता है। ये हम कल पढ़ चुके थे भारत की सिक्योरिटी फोर्सेस में कि आसाम राइफल्स इज द बॉर्डर फोर्स दैट गार्ड्स द इंडिया म्यांमार बॉर्डर। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। अब आ जाते हैं हम सबसे सरल वाले में, भारत और भूटान के बीच के जो बॉर्डर है, ये दी मोस्ट पीसफुल। हाँ, यहां पर भी स्मगलिंग कई प्रकार की होती है, ऐसी बात नहीं है। भूटान और भारत के बीच में जो भूटान का जो नॉर्थ बॉर्डर है वो कंप्लीटली क्लोज्ड है। ठीक है, तो भूटान में जो, और ऊपर से आप देख सकते हैं कि भूटान एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, तो भूटान में जो एंट्री है वो सिर्फ और सिर्फ भारत की तरफ से हो सकती है। एक ही जगह से, एक ही एरिया है जहां से भूटान के अंदर एंटर किया जा सकता है, जो कि भारत के वेस्ट बंगाल से निकलता है। कहां लिखा गया है यहां पर, जायगांव, जयगांव इन दी वेस्ट बंगाल, और भूटान में दूसरी जगह पर है फुंडशोलिंग। तो यहां पर जयगांव, वहां पे फुंडशोलिंग, और यहीं से एंट्री होती है भूटान के अंदर। 700 किलोमीटर का ये है। भारत की स्टेट्स असम, अरुणाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल और सिक्किम, ये 4 स्टेट्स हैं। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4 जो कि भूटान से टच होती है। नॉर्थ बॉर्डर, जैसा कि मैंने बताया, असम का कंप्लीटली क्लोज्ड है चाइना से, मतलब कोई तरीका, देयर इज नो रोड और पैसेज जहां से चाइना से बेसिकली भूटान में आया जाता हो जनरली। ये बॉर्डर है। बॉर्डर एंट्री होगी एक जगह से, जायगांव वेस्ट बंगाल से और फुटशोलिंग साउथ वेस्ट भूटान से। भारतीय गवर्नमेंट कई बटालियन यहां पर देती है सशस्त्र सीमा बल की, जो कि इस बॉर्डर को गार्ड करता है। ये भी सरल है।
2006 में ही डिमार्केट हुआ था ये बॉर्डर, बहुत ही रीसेंट डेवलपमेंट है। इंडिया के बॉर्डर को गार्ड करने के लिए, ये वैसे हमने कल किया था, तो जस्ट एज ए रिवीजन की नज़र से देखा जाए तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस इंडिया बांग्लादेश और इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर को असाइंड है। असम राइफल्स एंड आर्मी दोनों मिलकर इंडिया और म्यांमार के बॉर्डर को गार्ड करते हैं। इंडियन तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस इंडिया और चाइना के बॉर्डर को गार्ड करती है। और सशस्त्र सीमा बल भारत नेपाल एवं भारत एवं भूटान के बॉर्डर को गाइड करती है। ये हो गए हमारे सारे के सारे जो लैंड बॉर्डर्स होते हैं। इंडिया अफगानिस्तान, जिसपे बीएसएफ का बॉर्डर को गार्ड दिया गया है, परंतु प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए उसको भारत की सेना गार्ड नहीं करती है, क्योंकि वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में पड़ता है। दिस कंप्लीट्स ऑल दी बॉर्डर्स ऑफ आवर कंट्री। नो, देयर इज वन मोर, श्रीलंका। श्रीलंका के साथ हमारी मैरीटाइम बाउंड्री है, परंतु हमारी कोई फिजिकल बाउंड्री नहीं है। श्रीलंका एक आइलैंड है इंडियन ओशियन में, तो बेसिकली उसके साथ फिजिकल बाउंड्री तो कोई भी नहीं है, परंतु उसके बावजूद भी मैरीटाइम बाउंड्री का इशू डेफिनेटली बनता रहता है। इस मैप को देख के आपको समझ में आएगा भारत की और श्रीलंका की जो मैरीटाइम बाउंड्री है, बिल्कुल यहां से टच है, देखिए। और आउटर लिमिट ऑफ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, आप जानते ही हैं कि जो कोस्ट होता है वहां से एक पर्टिकुलर 20 माइल्स का एरिया होता है जो कि किसी भी देश का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है, यानी कि इस एरिया में आने वाले जो भी नेचुरल रिसोर्सेज होंगे उनका हक उसी देश के पास होता है। जब दो देशों की ये मैरीटाइम बाउंड्री क्रॉस करती है तो उसको बिल्कुल एग्जैक्ट बीच में से काट दिया जाता है, जैसे यहां से लेके दो हिस्सों में बांट दिया गया, बिल्कुल बीच में से, ठीक है। ज्योग्राफिकली भारत और श्रीलंका काफी क्लोज हैं और उनको सिर्फ एक ही चीज सेपरेट करती है, पाक स्टेट। ये भारत का और श्रीलंका के बीच में जो डिस्टिंक्शन है, जो सेपरेशन है, ये होता है पाक स्टेट के द्वारा। सिर्फ और सिर्फ 22 किलोमीटर का ये रास्ता है। ये वही है जो कि रामायण में श्री राम ने इसको क्रॉस किया था, पत्थर के ब्रिज बनाकर, राम सेतु जिसे कहा जाता है, ठीक है। जस्ट 22 नॉटिकल माइल्स ऑफ वाटर दैट सेपरेट्स इंडियन कोस्ट एंड द श्रीलंकन कोस्ट। हाँ, क्योंकि ये जो बाउंड्री है ये एक दूसरे से इतनी पास है, सोचिए अब सिर्फ 22 किलोमीटर का फर्क है और ये पूरी की पूरी बाउंड्री आप देखिए, जो मैरीटाइम बाउंड्री है, ये लाल लाइन से आपको मैं दिखा रहा हूं यहां से। अब जब भी मछुआरे, दोनों देशों के मछुआरे जब कहीं पर भी मछली पकड़ने के लिए जाते हैं तो एक दूसरे के मैरीटाइम एरिया के अंदर बहुत आसानी से चले जाते हैं, जिसकी वजह से कभी अगर उनके आ जाते हैं तो हमें अरेस्ट करना पड़ता है, हमारे चले जाते हैं तो उनको अरेस्ट करना पड़ता है, जो कि बॉर्डर सीमा में एक विवाद का मुद्दा बनकर कई बार रेगुलरली खड़ा हो जाता है। फिर दोबारा से देख लीजिए क्लियर से, पाक बे और पाक स्ट्रेट, एडम्स ब्रिज यानी कि राम सेतु, ये 22 नॉटिकल माइल्स का जो एरिया है, यही बेसिकली भारत एवं श्रीलंका को सेपरेट करता है। भारत का सबसे जो क्लोज शहर है श्रीलंका से, उसका नाम है धनुषकोडी। पम्बन आइलैंड के ऊपर ये है, पम्बन आइलैंड। ये एमसीक्यू की नज़र से, ज्योग्राफी के एमसीक्यू की नज़र से आपको याद रखना है। और यहां पर है तलाई मन्नार, जो कि मन्नार आइलैंड के ऊपर है। बहुत ही सरल है, नथिंग मच मोर डिफिकल्ट। इंटरनल सिक्योरिटी के अंदर बहुत कम क्लासेस बची हैं, एक नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी की और रिलेटेड टू इंटेलिजेंस एजेंसी, या इस बॉर्डर मैनेजमेंट को, इसके जो एनालिटिकल पार्ट है जो कि बेसिकली मेंस में या ऐसे लिखने के काम आ सकता है, उसके बारे में मैं जानता हूं। डिजास्टर मैनेजमेंट भी एक पार्ट है जो कि इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड है। हावेवर आप लोगों के मैसेजेस पढ़ के, आप लोगों के जो हमारे पास रिप्लाई आए, उसके बेसिस पर हम डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए एक कंप्लीट सेपरेट फुल फ्लेजेड कोर्स लेकर आ रहे हैं, वरना उसको एक क्लास में इंटरनल सिक्योरिटी की खत्म करना पड़ता है। बट वी विल ब्रिंग डिजास्टर मैनेजमेंट एज ए सेपरेट टॉपिक, एज ए कंप्लीट सीरीज फॉर यू। और भी कोई बात हो, और भी कोई आपको डिमांड हो, या और कोई क्वेश्चंस हो, डाउट्स हो, कोई अप्रिसिएशन हो, कोई सजेशंस हो, तो मैं डेफिनेटली चाहूंगा कि आप इस यूट्यूब वीडियो के नीचे कमेंट्स में जरूर मुझे बताएं। आई विल डेफिनेटली वेट फॉर योर कमेंट्स एंड योर रिप्लाईज। मैं खुद उनको पर्सनली रीड करके उनका पर्सनली रिप्लाई करूंगा। और आपकी कोई रिक्वायरमेंट होगी अगर किसी क्लास की, जैसे कि आप लोगों की डिमांड पे डिजास्टर मैनेजमेंट की सीरीज लेकर आएंगे, मैं ही लेकर आऊंगा। और आपके जो डाउट्स हों आप उनको प्लीज जरूर यूट्यूब वीडियो के कमेंट्स में जरूर पूछिएगा मुझसे। बियॉन्ड दैट, इन सब वीडियोस के जो
पीडीएफ्स हैं जिनकी आपको काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है और काफ़ी हाई डिमांड है। कल के वीडियो में मैं आपको फाइनली टेलीग्राम ग्रुप का एड्रेस प्रोवाइड करा दूंगा, या मैं आपके कमेंट्स में भी लिख दूंगा अगर आप पूछेंगे तो। उस टेलीग्राम ग्रुप पर सारे आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशंस और हर वीडियो की जो भी बेसिकली पीडीएफ्स होंगी वो शेयर की जाएंगी आपके साथ। और आपको किसी भी और प्रकार के एग्जाम में गाइडेंस चाहिएगी तो आई विल बी अवेलेबल इन दैट ग्रुप फॉर यू। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, हैव अ वेरी नाइस डे, सी यू टुमारो।